गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आजकल जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बच्चों पुष्पी पादपों की आकार की। ठीक है, पुष्पी पादपों की आकार की। ठीक है, पुष्पी पादपों की आकार की, यानी कि जितने भी आवृतबीजी पौधे होते हैं, ठीक है, उनको मॉर्फोलॉजी को देखकर, उनकी बाह्य आकारिकी को देखकर हम उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने इसमें क्या पढ़ा था? जड़ पढ़ा था, फिर तना पढ़ा था, फिर पत्ती पढ़ा था, और पिछले लेक्चर से हम किसकी बात कर रहे हैं? फूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम पढ़ा था हमने। ठीक है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो ससीमाक्षी पुष्प क्रम होता है वो कैसा होता है बच्चों? याद है आपको? नहीं है? ठीक है, ससीमाक्षी में क्या होता है कि पुष्प आगे की ओर, जो पहले पुष्प खिलते हैं वो कैसे होते हैं? नीचे की ओर से अग्राभिसारी होते हैं, यानी कि आगे की ओर लगते हैं। ठीक है, सबसे नीचे ये है, इसके बाद ये पुष्प क्या होगा? आगे की ओर कलियां आती चली जाएंगी। तो ये क्या हो गया आपका? ससीमाक्षी असीमाक्षी पुष्पक्रम। ठीक है, असीमाक्षी पुष्पक्रम। ठीक है, और ससीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है? इसके विपरीत कि जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? इस तरीके से अगर प्ररोह है तो सबसे पहला वाला पुष्प कहाँ होगा? सबसे ऊपर खिलेगा। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद क्या होगा? नीचे की ओर आएंगे, और जो कलियां होंगी वो सबसे नीचे की ओर, नई कलियां जो होंगी नीचे की ओर होंगी। तलाभिसारी है। ठीक है, ये है आपका तलाभिसारी, और ये क्या है? अग्राभिसारी। ठीक है, एक है तलाभिसारी जिसमें नीचे की ओर पुष्प लगते हैं, और एक है अग्राभिसारी, जैसे सरसों है उसमें ऊपर की ओर बर्ड्स निकलती चली जाती हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे आपके पुष्प के बारे में। ठीक है, पुष्प क्या है? जैसे आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा बताया था मैंने, ये पुष्प क्या है? पौधे का सबसे आकर्षक हिस्सा है या अंग है, जो कि क्या होता है? जनन में हेल्प करता है। ठीक है, जनन में हेल्प करता है। पुष्प कहाँ पर से लगा होता है? इस तरीके से पुष्पासन होता है। ठीक है, पुष्पासन है इस तरीके से, और इसमें क्या लगे रहेंगे? पहले सबसे पहले क्या लगे रहते हैं? बाह्य दल लगे रहते हैं। ठीक है, फिर क्या लगे रहते हैं? इस तरीके से दल लगे रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होंगे? इसमें पुंकेसर होंगे, है ना? 10th में पढ़ा है आपने, ये पुंकेसर हो गए। और एट द लास्ट सबसे अंदर क्या होता है? स्त्री केसर होता है। ठीक है, ये क्या है आपका? स्त्री केसर, और नीचे इसमें क्या होगा? इस तरीके से अंडाशय लगा हो। ठीक है, तो यानी कि पुष्प के हम कह सकते हैं कि 4 भाग होते हैं। सबसे पहला है बाह्य दल, फिर चमकीला हिस्सा जो होता है वो दल होता है। वो चमकीला और कलरफुल इसलिए होता है क्योंकि वो परागकण के लिए कीड़ों को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, ये तो इसके क्या हो गए? वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए। ठीक है, सहायक अंग हो गए। और ये जो स्त्री केसर और पुंकेसर हैं, ये क्या है? इसके जनन भाग हैं। ठीक है, ये जनन में हेल्प करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, और ये जो अंडाशय है, बाद में यही जो अंडाशय है जो किसमें लगी हुई है? आपकी जायांग के नीचे लगी हुई है, यही बाद में फल में क्या होती है? विकसित होती है। ठीक है, एक चीज़ और बताई थी आपको कि जैसे ये आपको गुड़हल का फूल दिखाई दे रहा है, इसमें बाह्य दल तो पीछे की ओर है, तो ये क्या हो गया? आपका दल हो गया। ठीक है, और ये इसमें पुंकेसर हैं और ये स्त्री केसर है। ठीक है, तो एक ही इसमें लगे हुए हैं, तो पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो ये पुष्प कैसा होगा बच्चों? द्विलिंगी होगा। कैसा होगा? द्विलिंगी, जहाँ पर क्या हो रहा है? नर और मादा भाग, नर प्लस मादा भाग साथ पाए जा रहे हैं, ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पर क्या होगा? केवल पुंकेसर होगा या केवल स्त्री केसर होगा, तो उस पुष्प को हम क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ठीक है, समझ गए? तो वो क्या हो गया आपका? एक लिंगी पुष्प हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के पुष्प देखिए इस तरीके से क्या है? लगे हुए हैं, और कितने आकर्षक लग रहे हैं।
ठीक है। तो लगने का भी इनका एक क्रम होता है और इनकी पंखुड़ियों के लगने का भी एक क्रम होता है, उसको भी देखेंगे अभी हम। ठीक है। तो फूल क्या होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। ठीक है। तो क्या है कि जो फूल है वो क्या है, एक तो महत्वपूर्ण अंग है और एक रूपांतरित प्ररूप है। ठीक है। और इसमें जो विन्यास लगा रहता है वो पुष्पासन से ही लगा रहता है। इनको क्या कहते हैं हम, कैलिक्स, बाह्य दल, कैरोला दल, पुमंग, पुंकेसर, इस जायांग क्या हो गया, स्त्री केसर। ठीक है। और बाह्य दल और दल सहायक अंग हैं, जबकि पुंकेसर और ये क्या है, लैंगिक अंग है। ठीक है। और फिर प्याज में जो बाह्य दल और दल होते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता है, इन्हें क्या कहते हैं, परिदल पुंज कहते हैं। जब फूल में पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं तो उसको द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, और एक ही हो तो उसको क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। ठीक है। इतना हमने देखा। आगे हम देखते हैं ये जो पुष्प है, ठीक है, उसको सम्मिति के आधार पर हम देखेंगे। किसके आधार पर, सम्मिति के आधार पर। जैसे आपने जंतु जगत में देखा था ना कि हम किसी जीव को क्या कर रहे थे, किसी भी अक्ष से काट रहे थे और वो इक्वल भागों में बट जा रहा था, या हम उसको क्या कर रहे थे, तो किसी ऊर्ध्वाधर तल से काटते थे तभी वो दो हिस्सों में बट रहा था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पुष्प में हम क्या करेंगे कि पुष्प को हम बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते। तो सम्मिति में फूल त्रिज्या सम्मित अथवा एक व्यास सम्मित और द्विपार्श्विक हो सकते हैं। ठीक है। जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके, ठीक है, जैसे ये फूल है उसको अगर हम दो भागों में विभक्त करें तो ऐसे फूल को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या सम्मित कहेंगे। ठीक है। तो इसके जो उदाहरण है वो क्या है, देखिए सरसों है, धतूरा है और मिर्च का फूल है। अगर आपके आसपास अगर मिर्च के पेड़ लगे हैं तो उसमें इसको दिखिएगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम फूल को लें और उसको हम दो इक्वल भागों में बांट सकते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या सम्मित कहेंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम पुष्प को ठीक है, लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसको एक व्यास सम्मित कहते हैं। ठीक है। अगर किसी भी दिशा से अगर हम उसको क्या करेंगे, हमने क्या करा, उसको बांट दिया दो बराबर भागों में, तो वो तो क्या हो गया, आपका त्रिज्या सम्मित हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि अगर एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल में से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम एक व्यास सम्मित कहेंगे। ठीक है। जैसे मटर है, गुलमोहर है और सेम है। ठीक है। और कीसिया आदि। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि हम इसको एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से काटेंगे तो ही ये दो भागों में विभक्त होगा। तो इसको ऐसे को क्या कहेंगे, हम एक व्यास सम्मित। अगर किसी भी भाग से काटेंगे तो वो क्या हो गया, आपका त्रिज्या सम्मित। ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि अगर हम पुष्प को क्या है, किसी भी ऊर्ध्वाधर तल से या किसी भी तल से दो इक्वल भागों में नहीं बांट सके तो उसको हम क्या कहते हैं, असम्मित कहते हैं या अनियमित कहते हैं। ठीक है। तीन टर्म दिए हैं इसमें। अगर हम उसको किसी भी तल से काट रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका त्रिज्या सम्मित। ठीक है। किसी एक विशेष ऊर्ध्वाधर तल से काट रहे हैं तो एक व्यास सम्मित, और वो किसी भी तल से इक्वल भागों में नहीं बट पा रहा है तब उसको हम क्या कहेंगे, असम्मिति कहेंगे। ठीक है। या क्या कहेंगे, अनियमित। ठीक है। मुझे इतना ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित में क्या है कि अगर हम उसको विशेष ऊर्ध्वाधर तल से काटेंगे तो ही वो बटेगा, जैसे मटर, गुलमोहर। ठीक है। और त्रिज्या सम्मित में क्या हो रहा है कि किसी भी भाग से हम काट दें तब वो क्या हो गया, आपका त्रिज्या सम्मित। और वो किसी भी भाग से नहीं कट रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, असम्मिति बोलेंगे या अनियमित बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि केना का फूल। ठीक है। अगर आपके आसपास हो तो केना का फूल देखिएगा उसे। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम, एक पुष्प त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें जो उसके दल हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। ठीक है। जैसे दिखाते हैं आपको,
ये देखिए इस चित्र में देखिए इसकी जो पंखुड़ियाँ देखिए कितनी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। तो इस तरीके से क्या है कि इनकी पंखुड़ियों का जो क्या है, पंखुड़ियाँ हैं वो क्या हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो और जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, ठीक है, फिर से देख लो कि एक पुष्प त्रितयी, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है यदि उसमें उपांग की संख्या 3 4 अथवा 5 के गुणक में हो सकती है। तो जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, ठीक है, उन्हें सहपत्री कहते हैं, और जिनमें नहीं होते हैं सहपत्र उनको सहपत्रहीन कहते हैं। सहपत्रहीन मतलब क्या हुआ कि पुष्प वृंत याद है आपको, पुष्प वृंत के अगर छोटी छोटी पत्तियाँ होंगी तो उसमें क्या होगा, उसको सहपत्री कहेंगे। अगर उसमें नहीं होंगी तो क्या हो गया, सहपत्र विहीन हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है आगे, पुष्प वृंत पर कैलिक्स, कैरोला, पुमंग तथा अंडाशय के सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को, ठीक है, क्या क्या है, एक तो क्या है आपका बाह्य दल है, दूसरा दल है, तीसरा क्या है पुंकेसर है, चौथा क्या है आपका जायांग है। तो कह रहा है इन चारों के किस प्रकार ये अरेंज्ड हैं उसके हिसाब से हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बोल रहा है पुष्प वृंत पर, ठीक है, कैलेक्स, कैरोला, पुमंग अथवा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधोजायांगता, ठीक है, परिजायांगता और अधिजायांगता नाम दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं चित्र से, देखते हैं तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि जो अधोजायांगता है वहाँ पर जो जायांग है सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है। ठीक है, अब देखो गौर से देखिएगा इसको, ये देखिए बच्चों ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये क्या है आपका पुष्पासन, ये क्या है आपका बाह्य दल, और ये क्या है आपका दल, ये क्या है पुंकेसर, और ये क्या है स्त्रीकेसर सबसे अंदर। तो बोल रहा है कि जो इनके लगने का क्रम है उसमें हम क्या बोलेंगे, अगर हम पहली स्थिति देखें क्या थी पहली स्थिति, अधोजायांगता, क्या है अधोजायांगता। ठीक है, अधोजायांगता। तो देखो जो अंडाशय वाला है यानी कि जो हमारा स्त्री केसर है अंडाशय वाला है वो सबसे ऊपर की पोजीशन पर है। ठीक है, सबसे ऊपर की पोजीशन पर है। ठीक है, फिर से देखते हैं अधोजायांगता का मतलब क्या है कि जो ये तो पुष्पासन हो गया, ये जो अंडाशय है यानी कि किसका भाग है, ये स्त्री केसर वाला जो भाग है, स्त्री केसर में क्या होता है अंडाशय होता है ना, जिससे कि फल का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि अंडाशय अगर सबसे ऊपरी पोजीशन पर हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम अधोजायांगता बोलेंगे, और बाकी अंग उससे नीचे होंगे। देखिए इसमें जो पुंकेसर है वो भी नीचे को लगा हुआ है। ठीक है, फिर दल भी नीचे है, बाह्य दल तो नीचे हो गए और पुष्पासन सबसे नीचे है ना। ऐसे देख लेते हैं, जैसे ये क्या है आपका पुष्पासन है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबसे बाहर क्या होंगे आपकी बाह्य दल होंगे। ठीक है, हरे कलर के, ये क्या हो गया आपके बाह्य दल हो गए। फिर बोल रहा है दूसरे रिंग में क्या होंगे, दल होंगे। इस तरीके से दिखा देते हैं दल को। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा पुंकेसर आएंगे। ठीक है, और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर क्या होगा आपका अंडाशय इस तरीके से लगा होगा। तो सबसे ऊपर क्या है अंडाशय है। ठीक है, उसके बाद क्या है पुंकेसर है, फिर दल है, फिर बाह्य दल है। तो जब ऐसी कंडीशन में ये जो चारों हमारे चक्र हैं फूल की, दल, बाह्य दल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, अगर उसमें अंडा से सबसे टॉप मोस्ट हो तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे अधोजायांगता कहेंगे। तो अधोजायांगता में जो जायांग है सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है। ठीक है, बाकी जो अंग हैं वो क्या होते हैं नीचे होते हैं। ठीक है, ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। इन्हें ऊर्ध्ववर्ती मतलब सबसे ऊपर, तो इनको क्या बोलेंगे सामान्य में, जैसे सरसों है, गुड़हल है, बैंगन है। ठीक है, अगर आपके आसपास ये फूल होंगे तो आप इसको देखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है आपका परिजायांगता।
ठीक है। दूसरा क्या है, परिजायांगता। तो इसमें बोल रहा है कि अंडाशय क्या होता है, मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। देखिए ये क्या है, सबसे मध्य में क्या है, स्त्री केसर वाला भाग है और चारों ओर से क्या लगे हुए हैं, ये बाह्य दल है, ये दल है, ये पुंकेसर है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिजायांगता। ठीक है, तो ये भी परिजायांगता का उदाहरण है और ये वाला भी। ठीक है, तो परिजायांगता में क्या हो गया, बीच में आपका अंडाशय हो गया और किनारे पर बाकी अन्य सहायक अंग और पुंकेसर लगे रहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे जो है नेक्स्ट क्या है, अधिजायांगता। ठीक है, पहले तो इसका उदाहरण देखते हैं परिजायांगता का था। परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुंकेसर के किनारे पर स्थित होते हैं और लगभग समान ऊंचाई में होते हैं, तो इसलिए इसको आधा अर्धोवती होता है। ठीक है, आधा अर्धोवती होता है। इसके जो सामान्य उदाहरण है वो क्या है, पल्म है, गुलाब है और आड़ू है। ठीक है, तो क्या क्या है, गुलाब, आड़ू। अगर आपके आसपास होंगे तो इसको देखिएगा, इसमें क्या है आपका, ये जो अंडाशय है वो मध्य में होगा और बाकी अन्य अंग क्या होंगे, किनारे पर लगे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे जो लास्ट है वो है आपका अधिजायांगता। तो अधिजायांगता में क्या होता है, पुष्पासन के किनारे के ऊपर वृद्धि करते हैं। ये जो पुष्पासन है इसके ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। ठीक है, जो पुष्पासन है अभी तक तो वो नीचे नीचे ही था, अब वो क्या कर रहा है, पूरा जो इस तरीके से जो अंडाशय है उसको पुष्पासन क्या कर ले रहा है, घेर ले रहा है। उसके बाद जो सहायक अंग हैं वो इसमें इस तरीके से लगे हुए हैं, ये वाले चित्र में। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम, अधोवर्ती। ठीक है, वैसे क्या बोलेंगे, अधिजायांगता। और इसका अंडाशय कैसा होता है, अधोवर्ती होता है। और इसके जो उदाहरण है वो क्या है, सूर्यमुखी के अपर पुष्पक और अमरूद और घिया। समझ गए, फिर से बता देते हैं कि जैसे आपने कहा कि जो पुष्प है वो क्या हो सकते हैं, त्रितटीय, चतुर्थी और पंचतटीय हो सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे आप। अब पुष्प वृंत पर कैलेक्स, करोला, पुमंग, अंडाशय। कैलेक्स क्या है, बाह्य दल, करोला दल, पुमंग पुंकेसर तथा अंडाशय कह रहा है कि इनकी जो लगने की स्थिति के आधार पर भी पुष्प को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, अधोजायांगता, ठीक है, परिजायांगता और अधिजायांगता, 3 प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में बोल रहा है कि जब पुष्पासन में क्या हो, पुष्पासन सबसे नीचे होता है, ठीक है, उसी के ऊपर पुष्प होता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो अंडाशय वाला भाग होगा उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, टॉप मोस्ट है। ठीक है, इसको अगर आप अंडाशय मान, स्त्री केसर मान लेते हैं, नीचे अंडाशय है, ये क्या हो गया आपका, पुष्पासन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे नीचे क्या लगे होंगे, बाह्य दल लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लगे होंगे, दल लगे होंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा हमारा, पुंकेसर आएंगे, वो भी नीचे से लगे होंगे। ठीक है, पुंकेसर भी नीचे से लगेंगे। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन, अंडाशय वाला पोर्शन, यानी कि जो जायांग वाला पोर्शन है वो क्या है, टॉप मोस्ट पर है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, आपका अधोजायांगता। क्या बोलते हैं, अधोजायांगता। ठीक है, यानी कि जो हमारा जायांग है वो सबसे ऊपरी पोजीशन पर है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या है आपका, परिजायांगता। ठीक है, दूसरे का नाम है आपका परिजायांगता। ठीक है, परिजायांगता में क्या हो रहा है कि जो हमारा अंडाशय है, ठीक है, वो बीच में आ जा रहा है। ठीक है, और पुष्पासन थोड़ा सा ऊपर बढ़कर क्या कर रहा है, ऊपर बढ़ जा रहा है, और ये जो अंडाशय है ये मध्य में आ जा रहा है। ठीक है, अंडाशय कहाँ जा रहा है, मध्य में आ जा रहा है। फिर क्या होगा, देखिए ऊपर बढ़ गया, इसमें सबसे बाहर से क्या लगे होंगे, बाह्य दल लगे होंगे। इसके बाद क्या लगा होगा, दल लगे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लगा होगा, आपका पुंकेसर लगा होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो जायांग है ये कहाँ आ गया, आपका मध्य में आ गया, और किनारे पे क्या है,
बाह्य दल, दल और पुंकेसर है। तो इस तरीके की इसको हम क्या बोलेंगे, परिजायांगता बोलेंगे। ऐसी स्थिति को पुष्पासन पर पुष्प की ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, परिजायांगता बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब जो हमारा सबसे लास्ट है वो है आपका अधिजायांगता। अधिजायांगता, ठीक है। अधिजायांगता में क्या होगा आपका कि जो पुष्पासन है, ठीक है, ये पुष्पासन क्या करेगा, जो अंडाशय है हमारा उसको चारों ओर से क्या कर लेगा, घेर कर यहाँ पर बंद कर देगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अंडाशय वाला पोर्शन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा पुष्पासन हो गया। इसने अंडाशय को चारों ओर से घेर लिया है। ठीक है, और इसी पे क्या लगे रहेंगे, फिर यहाँ पे बाह्य दल हो गए सबसे बाहर से, फिर आपके दल आ गए, है ना, और उसके बाद क्या आएंगे, पुंकेसर आएंगे, और अंडाशय तो सबसे अंदर है ही है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोल देते हैं, अधिजायांगता बोल देते हैं। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए कि सबसे अंदर हमारा क्या है, जायांग है। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि जो हमारा पुष्पासन है उसने इसको चारों ओर से क्या कर लिया है, घेर लिया है। पुष्पासन जो है सबसे नीचे होता था, उसने इसको चारों ओर से घेर लिया इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, सबसे बाहर इसमें क्या लगेंगे, बाह्य दल लगेंगे, है ना। इसके बाद क्या जाएंगे, आपके दल आ जाएंगे इस तरीके से। फिर क्या बचा, आपका पुंकेसर बचा। तो सबसे अंदर की पोजीशन क्या हो गई आपकी, जायांग या अंडाशय हो गया, और इस तरीके से पुष्पासन ने इसको चारों ओर से घेर लिया है, और उसके बाद इसके अन्य भाग लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या बोल देते हैं हम, अधिजायांगता। ठीक है, ऐसी स्थिति को क्या बोल देते हैं, अधिजायांगता। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, आपकी पुष्पासन पर पुष्पीय भागों की क्या होगी, स्थिति होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है पुष्प के भाग। ठीक है, पुष्प के भाग आपको पहले से भी पता है, तो थोड़े दो डिस्कस करते हैं, बाकी दो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक पुष्प पर क्या होते हैं, 4 चक्र लगे होते हैं। ठीक है, 4 चक्र होते हैं। पहला क्या है, कैलिक्स, करोला, पुंकेसर और जाया। समझ गए इतना। कैलिक्स का मतलब क्या है आपका, बाह्य दल। ठीक है, करोला का मतलब क्या है, दल। पुंकेसर तो आपको पता है, और जायम भी पता है। तो पहला है हमारा बाह्य दल या कैलिक्स। तो क्या होता है, पुष्प पर सबसे बाहरी चक्र है, और इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। प्राय बाह्य दल पर हरी पत्तियां होती हैं, और ये कली की अवस्था में फूल की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया आपका, बाह्य दल। यानी कि सबसे बाहर का जो भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा करोला या दल। तो करोला क्या होता है, दल पंखुड़ी होती है जो प्राय चमकीले और रंगदार होते हैं, ताकि परागकणों में कीटों को वो अपनी ओर क्या कर सके, आकर्षित कर सके। तो ये क्या हो सकते हैं, कैलिक्स के साथ जुड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तब इनको संयुक्त दली कहेंगे, अगर जुड़े नहीं होंगे तो पृथक दली कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और ये जो चित्र था आपका ये वाला, ठीक है, स्थिति वाला, इसको भी आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।